जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी में। बच्चों, मैं किशोर कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। जी हाँ बच्चों, आज के सत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास का लेखन किन आधारों पर किया गया था। वे कौन कौन से स्रोत थे जिनके आधार पर प्राचीन इतिहास का लेखन किया गया था। ठीक है, जैसे कि पुरातत्व के क्या रोल थे, पुरातत्व को पढ़ के या समझ के कैसे प्राचीन इतिहास का लेखन किया हमारे इतिहासकारों ने। इतिहास के लेखन में सिक्कों की क्या भूमिका थी। उसके बाद जो में यदि हम जाए अभिलेख की, तो अभिलेख क्या भूमिका निभाई। उसके बाद यदि हम देखें तो साहित्य की क्या भूमिका थी उसमें। तो आज के क्लास में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे पुरातात्विक और साहित्यिक जो साक्ष्य थे, इनको अपनाने में इतिहासकारों को क्या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने पिछली क्लास में देखा था, यूपी पीसीएस की रणनीति के बारे में चर्चा किया था। उस रणनीति में हमने देखा था कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए तीनों जो चरण हैं इनके परीक्षा के, इनके लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाए। तीनों चरण चूंकि एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया के हैं, तो अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। एक ही रामबाण तो है नहीं कि आप एक ही फॉर्मूले से आप तीनों एग्जाम के तीनों चरण पास कर लें। चूंकि आप जानते हैं और उस दिन देखा भी था अपने क्लास में कि एग्जाम के तीनों चरण एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया के हैं। जैसे कि हमने देखा था कि प्रीलिम्स एग्जाम है, तो प्रीलिम्स में तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं। और मेंस उल्टे होते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। और विषयों की उसमें गहरी समझ होना बहुत जरूरी होता है। उसमें आपको लिखना पड़ता है आंसर 200 से 250 शब्दों में। ठीक है, और 8 पेपर होते हैं उसमें। यदि हम केवल प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी 2 पेपर देखा था हमने, एक जीएस पेपर और दूसरा था सीसेट पेपर। सीसेट पेपर केवल क्वालिफाई करना जरूरी है, इसमें 33% मार्क लाना जरूरी था। और पेपर 1 जो था उसमें आपको मेरिट यानी कि जो मेंस में आपको क्वालिफाई होंगे उसके लिए आपको जरूरी था कि जीएस पेपर 1 में आप क्वालिफाई करें, क्योंकि इसी से आप जो है मेंस के लिए योग्य होंगे। ठीक है, तो देखा था एक दूसरे के, यहाँ तक कि पेपर 1 और पेपर 2 एक दूसरे के विपरीत हैं। एक मेरिट में स्थान दिलाएगा, दूसरा नहीं दिलाएगा। फिर देखा था प्रीलिम्स और मेन। प्रीलिम्स की कोई रोल नहीं है जो आपको अंतिम सिलेक्शन में रोल दे, लेकिन ये जरूरी है कि आपको मेंस में ले जाएगा। फिर हमने देखा था कि इन जो इंटरव्यू है प्रीलिम्स और मेंस में कम से कम तो जो सिलेबस, डिफाइंड सिलेबस है, तो ये तो बता दिया गया है। और हमने देखा था कि इंटरव्यू के लिए कोई इसकी तो कोई सिलेबस ही नहीं डिफाइन है। फिर इंटरव्यू की सिलेबस, इंटरव्यू की जो तैयारी है वो कैसे किया जाए, तो हमने देखा था कि हमने बताया भी था आपको कि इसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने होंगे थोड़ी बहुत, तो इससे आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। और ज़रा सा भी प्रीलिम्स आप पास करके फिर मेंस पास करते हैं तो बहुत सारा आत्मविश्वास हो जाता है आपका कि मेंस के लिए आप योग्य हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम आज की अपनी वापस क्लास की ओर लौटते हैं। हमारा जो आज का क्लास था प्राचीन इतिहास, हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आज की जो क्लास है हमारा 15वां डे, 15 क्लास है। और आज की जो हमारी क्लास है ये यूपी पीसीएस की जो 100 डेज प्रोग्राम है, रिवीजन प्रोग्राम, इसी का एक हिस्सा है। डे जो 15 से पहले जो 14 दिन की क्लास थी वो ज्योग्राफी की क्लास थी, जो आपने राकेश सर के साथ किया, अभी अभी समाप्त हुई है। तो ये इसमें भारत का भूगोल आपको समाप्त करा दिया गया है राकेश सर के द्वारा। अब इतिहास की क्लास चलेगी। इतिहास में आपको प्राचीन और मेडाइवल एक साथ किया जाएगा, कराया जाएगा। और इसके बाद फिर से राकेश सर आपके लिए भूगोल का जो विश्व का भूगोल है वो हिस्सा और वर्ल्ड मैपिंग सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, साथ ही बच्चों एक और कहना बात है कि आपको जो राकेश सर क्लास करा रहे थे उसमें यदि कोई सिलेबस से जुड़ी डॉट रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका जवाब संतुष्टिपूर्वक दिया जाएगा। ठीक है, हमने पिछले क्लास में एक और चीज बताई थी आपको कि टेस्ट साथी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आई है। टेस्ट सीरीज में हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें कुल 35 टेस्ट दिए गए हैं। 35 में से हमने बताया था कि 14 हमारे जो टेस्ट है वो सेक्शनल है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का जो कवर किया गया है उसमें 14 सेक्शनल टेस्ट में 6 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। और बाकी की जो है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है जो टेस्ट आती है। इसकी जो स्पेशलिटी रही है टेस्ट सीरीज बनाने में बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप उसकी जो टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ ही हमने बताया था कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर आपको PYQ डिस्कशन भी कराया जा रहा है, आप उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यूपीपीसीएस की जो ये 100 डेज प्रोग्राम चल रही है, साथ में आपको मुफ्त मटेरियल भी दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। जैसे जैसे सिलेबस खत्म हो रही है, इसके साथ उसका जो मटेरियल है, जैसे कि भूगोल खत्म हुआ तो इसके बाद भूगोल का मटेरियल दिया जाएगा, बुकलेट जारी दिया जाएगा आपको, साथ ही इतिहास के साथ फिर उसका बुकलेट दिया जाएगा। तो सिलेबस, पूरी सिलेबस आपकी कवर हो जाएगी, तैयारी में आपकी कोई चूक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम अपने वापस क्लास की ओर लौटते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो हम आज अपने इसी सत्र की ओर वापस लौटते हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था, ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर इतिहास के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन जरूरी क्यों है। इतिहास निर्माण करने के लिए हम केवल साहित्यों पर निर्भर नहीं रह सकते। हम जानते हैं कि जो हमारे साहित्य हैं, इसे किसने लिखा था। इतिहासकार, जो कई इतिहासकार ऐसे थे वो शासक के द्वारा संरक्षित थे, तो उसने शासकों के प्रशंसा में ही लिखी होगी, या फिर शासकों के डर से लिखी होगी। तो हो सकता है कई बातें वो नहीं कह पाया हो, सच नहीं लिख पाया हो, और उसके दबाव में वही बात लिखा हो जो उसके शासक सुनना चाहते हो। ऐसे ग्रंथों को प्रशस्ति कहा जाता है, तो इन्हें आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही उसमें कई बातें, जो साहित्य है उसमें कई बातें ऐसी लिखी हुई है जो अविश्वसनीय है। जैसे कि अविश्वसनीय में, जैसे कि हम यदि रामायण काल की देखें तो रामायण में कहा गया है कि हनुमान ने 100 योजन की जो है पुल पार करके कहाँ गया था, सेतु पार करके श्रीलंका गया था। तो हमें पुरातत्व से यदि हम मिलान करें तो क्या उस काल में ये चमत्कारिक चीज थी कोई, गुप्त काल की बात है ये, तो कोई चमत्कारिक चीज है। तो हमें अब ऐसी चीजों, अविश्वसनीय चीजों पर भरोसा करने के बजाय हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें जो पुरातत्व है उस समय की, उससे मेल मिलाप करनी चाहिए। क्या उसमें साहित्य में लिखी गई बातें जमीन पर, जमीनी वास्तविकता पर कहाँ पर टिकती है। यदि ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिल जाती है तब वो लिखी गई बातें सही है। जैसे कि अब अशोक की साम्राज्य था, तो अशोक की जो साम्राज्य था तो उसके पिलर जो है, उसके जो अवशेष हैं, भग्नावशेष, ये कुम्हार पटना से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अशोक वास्तव में थे, उनके जो कई जगह जगह पर स्तंभ थे मिले हैं, उनके सिक्के मिले हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में अशोक सम्राट था, उसने यहाँ यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, तो इनके लिए जरूरी है, इसीलिए हमें जरूरी है कि हमें पुरातत्वों का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों। मूर्त का मतलब है इसमें जो फिजिकल जो चीज होती है, जैसे कि अवशेष, भवन के अवशेष हैं, सिक्के हैं, जो कोई पुरातत्विक चीज है, उनके बर्तन हैं। और अमूर्त में जो कोई गाथाएं हैं, ये सब यदि लिखी गई है तो ये सब दोनों जोड़ी हो जाता है, इनको अपराधियों दोनों को पढ़ना, अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तभी हम इसके बारे में, उस प्राचीन इतिहास के लोगों के जीवन, उनके रीति रिवाज, उनके उपलब्धियों को जान पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और इसी के आधार पर हम इतिहास का लेखन कर पाएंगे। हमारे जो इतिहासकार हैं ऐसे ही इतिहासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रामाणिकता और सटीकता। हमने अभी अभी बताया था कि जो साहित्य में लिखी गई चीजें हैं उनके जो फिजिकल जो वो है प्रेजेंटेशन, उनसे मिलनी चाहिए। साहित्य में लिखी गई, केवल साहित्य में लिख दी गई, अब रामायण में लिख दी गई कि हनुमान जी उड़ते थे, तो केवल उन्हीं बातों पर हम भरोसा न करके हम उसे पुरातत्व को ढूंढेंगे। पुरातत्व में यदि ऐसी चीजें मिल जाती है तो हम मान लेंगे कि सच में वो उड़ते थे, और यदि नहीं मिलती है तो समझेंगे कि ये अविश्वसनीय बातें थी, चमत्कारिक बातें थी। तो ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रामाणिकता और सटीकता के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के मेल मिलाप के लिए, पुरातात्विक और इतिहास की झलक के लिए हमें उसकी निर्माण के लिए इन चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि इतिहास की जो समय रेखा है, सांस्कृतिक ताने बाने हैं, उनकी राजनीतिक गतिशीलता है, उस समय के धर्म क्या थे, इन सभी को जानने के लिए हमें प्राचीन इतिहास को जानना पड़ेगा, और इन्हीं आधार पर हम प्राचीन इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्राचीन इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, स्रोत का वर्गीकरण। इसके विषय में देखिए, एक इतिहासकार BD महाजन थे और रामचरण शर्मा हैं, दो इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। BD महाजन ने इस प्रकार के 4 जो प्रकार हैं इसमें बांटा है स्रोतों के वर्गीकरण को। पहला तो है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, फिर विदेशी स्रोत और जनजातीय गाथाएं। 4 प्रकार में बांटा है। रामचरण शर्मा इसके भौतिक अवशेष, अभिलेख, मुद्रा और
साहित्य, विदेशी विवरण, ग्राम अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञानों से प्राप्त, इतने टाइप में इन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो ये वर्गीकरण है, ये तो है ठीक है, लेकिन हमें ऐतिहासिक स्रोत जैसे पुरातत्व वगैरह है, ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए ना हमें टीलों की खुदाई करनी पड़ती है। टीलों यानी जमीन में दबे हुए अवशेष होते हैं। ये हमें कैसे प्रतीत होगा कि कहाँ पर टीला है? तो बच्चों ये कई कई बार अचानक मिल जाते हैं, जैसे कि अभी बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ के बहाव में हमें कई बार जो जमीन में दबी हुई चीज़ें हैं वो अचानक निकल आती है। फिर इतिहासकारों की नज़र उन पर पड़ती है, तो फिर उन्हें खंगालना शुरू करते हैं और पता चल जाता है कि ये चीज़ें कुषाण काल की है या फिर मौर्य काल की है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अब हड़प्पा की खोज हुई थी, तो उस समय पता चला था कि उस समय रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। पश्चिमोत्तर भारत जो सीमा प्रांत है हमारे, उस समय रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। तो उसी समय हमें वो हड़प्पा के जो अवशेष हैं बाहर निकलने शुरू हुए थे। तब जाके जो हमारे जो उस समय के एएसआई थे, पुरातत्व विभाग के जो उस समय के चेयरमैन थे, जॉन मार्शल, उसने वहाँ की खुदाई और प्रारंभ की व्यापक पैमाने पर। तब जाके पता चला कि ये इसके पीछे बहुत सारा इतिहास छुपा है। फिर उनकी जो व्यवस्थित रूप से जो खुदाई है वो करवाई गई थी। 1921 की बात है ये। ठीक है। तब हड़प्पा सभ्यता जो लोगों संसार के सामने आया था। अब हम बात कर रहे थे कि टीले की खुदाई कैसे की जाती है, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर पुरातत्व है। तो ये दो प्रकार से होता है। जैसे जमीन पर जैसे कि जो जमीन है, तो इसकी या तो आप वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर करें या फिर हॉरिजॉन्टली करें। ये हॉरिजेंटली करने से ये होता है कि समाज उस समय के जो साम्राज्य थे इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि दिल्ली में हमने सुना है कि इंद्रप्रस्थ राजधानी बसी हुई थी महाभारत काल की। तो यदि हम पूरी दिल्ली की खुदाई कर दें, तो इससे हमें पता चलेगा कि इंद्रप्रस्थ कितनी दूरी में विस्तृत था। उसके विस्तार का पता चलता है इससे, इतनी इसकी खुदाई करने से। ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो ये चीज़ भारत में बहुत कम हो पाया है। इसके लिए वित्त बहुत ही जरूरी होता है, तो सरकार की फंडिंग कम थी। और चूंकि हर जगह पर जो है निर्माण कार्य बन चुका है, तो इसके लिए इतनी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर खुदाई संभव नहीं हो पाई है। तो इसलिए ये भारत में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। हॉरिजॉन्टली जो खुदाई होती है वो उत्खनन, भारत में थोड़े बहुत जो हुए हैं वो वर्टिकल वाले उत्खनन हुए हैं। अब इससे हमें साम्राज्य की, जैसे कि कई बार एक दो लेयर, तीन लेयर प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि ऊपर में यदि प्राप्त चला, तो ऊपर में हड़प्पा सभ्यता, यदि ऊपर में मौर्य साम्राज्य है तो उसके नीचे हड़प्पा की, फिर वैदिक काल की। इससे किसी सभ्यता की ना काल का पता चलता है कि ये सभ्यताएं कितनी काल तक जीवित रही। जो टीला बहुत ऊंचा है, इसका मतलब वहां पर 200 साल, 300 साल, 400 सालों तक वहां पर सभ्यता विराजमान रही थी। इसीलिए ये टीला इतनी ऊंचाई है। वहां पर मानव का क्रिया गतिशील था, इसलिए इतनी टीली ऊंचाई है। तो हमें ऐसे ही पता चलता है कि यहाँ पर कहाँ पर पुरातत्व दबी है। फिर इनसे जो वस्तुएं प्राप्त होती है, कई बार इन यहाँ से सिक्के प्राप्त होते हैं, कई बार कोई अभिलेख प्राप्त हो जाता है, कई बार कोई बर्तन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो फिर उनका जो है कार्बन डेटिंग किया जाता है। कार्बन डेटिंग एक तकनीक है विज्ञान प्रौद्योगिकी की। इससे किसी चीज की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो इसी के आधार पर इतिहासकार जान पाते हैं कि ये जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे कि कोई सिक्का प्राप्त हुई है, तो ये किस काल की है, किस साम्राज्य के सिक्के हैं। जैसे कि प्राचीन का तो जो पंचमार्क सिक्के थे, इसकी खोज हुई थी। तो अब उसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर पता चला कि ये जो है महाजनपद काल के सिक्के हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखें कि जो हिंद यूनानियों सिक्के चलाए थे, हिंद यूनानियों ने सिक्के चलाए थे, तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि सिक्के की जो, या तो उस पर सिक्के पर कुछ लिखा हुआ हो, अभिलेख लिखा हुआ हो, या फिर उनके नाम लिखे हुए हो, उनकी ईस्वी लिखी हुई हो, तब तो सीधे पता चल जाता है कि वो किस सम्राट से जुड़े थे, किस सम्राट शासक से जुड़े थे। और यदि वो नहीं लिखा है तो फिर उनकी कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चले पाएगा कि ये साम्राज्य किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हमने देखा कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा कि टीलों की जो खुदाई होती है वो कैसे की जाती है, मतलब कि पुरातात्विक कोई जो पुरातात्विक वस्तुएं होती है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमने देखा कि प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तो टीले की खुदाई की जाए, जानबूझकर की जाए, जहाँ पर टीले इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर हो सकती है संभावित, जैसे कि इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया जा रहा है, और अभी राखी गढ़ी के बारे में बताया जा रहा है। अभी बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है, अभी एक दो दिन पहले गुजरात के कुछ चीज़ों में उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो इतिहासकार बताते रहते हैं हमें
या फिर अचानक यदि कोई चीज़ निकल है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में या फिर बाढ़ के कारण जो हुई थी, तो 2 प्रकार से मिलती है। फिर हमने देखा कि उत्खनन भी 2 प्रकार से होता है, एक तो वर्टिकल या फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर हमने देखा कि वहाँ से जो कोई वस्तुएँ प्राप्त होती है तो उनका काल निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। हम आगे आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। हम देखते हैं कि जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं वो मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। एक तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है लौकिक साहित्य, दूसरा है अलौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब जो इस लोक से जुड़े जो चीज़ें हैं, इस लोक से जो जुड़ी हुई किताबें हैं, जैसे कि उस काल के जो मुद्रा राक्षस थे, मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ा होगा, ये पुस्तक है। उसके बारे में चाणक्य की जो है किताब थी अर्थशास्त्र। उसके बाद कामंदक की नीति सार देखिए, बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो इस लोक के बारे में चर्चा की गई है, तो इसे लौकिक साहित्य कहा जाता है। अलौकिक साहित्य में क्या हो जाता है, अलौकिक साहित्य में धार्मिक वस्तुएं आती है, जैसे कि वेद से जुड़े चीजें हैं, वेदांग हो गए हमारे, ठीक है, उपनिषद हो गए, तो ये सब ग्रंथ इसी में आते हैं। बौद्ध ग्रंथ भी आते हैं, जैन ग्रंथ भी आते हैं, तो ये सब इसी के हिस्सा है। जैन ग्रंथ ये सब अलौकिक साहित्य में आते हैं। इसे आप धार्मिक और अधार्मिक साहित्य में भी कर सकते हैं। धार्मिक यदि करेंगे तो फिर ये 2 भागों में बांटा जाएगा, एक तो हिंदू धर्म के साहित्य हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा जैन और फिर बौद्ध के साहित्य। ऐसे ही पुरातात्विक स्रोतों को देखें तो पुरातात्विक स्रोत भी हमने बांटा है, अभिलेख, सिक्के, मनके और टेराकोटा वस्तुएं। इसमें आप और भी चीजें आयाम जोड़ सकते हैं, जैसे कि चित्रकला, ठीक है। चित्रकला के अलावा बहुत सारी वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, जैसे कि जो गुहा लेख हैं, गुहा लेख ये सब हमें प्राप्त हुई है, तो ये भी हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें बारी बारी से देखेंगे कि इन सब का अभिलेखों का क्या महत्व है हमारे इतिहास के निर्माण में। साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार क्या सभी अभिलेखों को प्राचीन इतिहास के स्रोत मान लेते हैं, या फिर उनमें कुछ चुनौतियां रह जाती है, उससे इतिहास मानने में कुछ कठिनाइयां मालूम हो जाती पड़ती हैं। तो दोस्तों, हम सभी अभिलेखों को नहीं मान सकते कि ये इतिहास के स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिलेखों को शासकों द्वारा ही लिखा बनवाया गया था और जो शिलालेख थे उन पर खुदवाया गया था। तो हो सकता है वो जो शासक हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए वो लिखवाए हो, और ऐसी चीज़ें अक्सर बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है। तो ऐसी चीज यदि बढ़ा चढ़ा के लिखी जाएगी तो फिर हमें सत्य का मालूम कैसे हो जाएगा, कैसे पड़ेगा। तो इतिहासकार ऐसी चीजों के लिए सावधानी बरतते हैं। क्या सावधानी बरतेंगे, तो फिर इन्हीं चीजों के, जैसे कि अब एक अभिलेख में लिखा हुआ है कि जैसे रुक्मिणी देवी का स्तंभ लेख है, उसमें लिखा हुआ था कि जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में यहाँ का दौरा किया था, यानी कि लुम्बिनी का दौरा किया था। क्योंकि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध के जो जन्मस्थली है, इसलिए उसने यहाँ की जो भू राजस्व दर है उसको घटा के माफ कर दिया था, जीरो कर दिया था। तो क्यों किया था, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के जन्मस्थली थी। तो ये बातें उस जो स्तंभ लेख है उस पर लिखी गई थी। तो इतिहासकार इसे ज्यों का त्यों क्या मान लें, वैसे ही मान लें। यदि यही चीजें किसी दूसरे साहित्य से पता चलती है, ये तो अभिलेख हो गई, और यही बातें कहीं और पर भी लिखी जाती है, तब फिर ये सही है। तो फिर बहुत सारी पुष्टि हुई है, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, इसमें पता चला है कि ये बातें सही है। बुद्ध के जो उसमें जो डेट लिखी गई थी जन्मतिथि के बारे में, तो ये सब सही बातें सही थी, तो इसलिए उसे सही मान लिया गया कि सच में सम्राट अशोक लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे और वहाँ की टैक्स को कम कर दिया था। ऐसे ही सिक्कों के बारे में दोस्तों भी, सिक्के के बारे में भी कठिनाइयाँ होती है। सभी सिक्के इतिहास निर्माण में सहायक नहीं हो जाती है, इसके निर्माण में भी कुछ क्या करना पड़ता है, सावधानी बरतनी पड़ती है। पहली सावधानी तो यह है कि सिक्के कई बार साम्राज्य से बाहर मिले हैं। तो अब साम्राज्य से बाहर मिले हैं तो ये बहुत क्या करते हैं, अब कुछ जो है लुटेरे आए थे उस समय, तो लुटेरे अब लूट के ले गए, तो दूसरे साम्राज्य में ले गए, तो अब वहां पर सिक्का मिला, तो क्या हम वो मान लेंगे कि हमें अब वहां पर भी इसका साम्राज्य का, जैसे कि मौर्य साम्राज्य यदि हमें अफगानिस्तान में मिला, अब अफगानिस्तान से सिक्का मिला उसका मौर्य साम्राज्य का, तो क्या हम मान लें कि वहां पर तक उसका शासन था। अब यूरोप में मिला तो क्या हम मान लें कि यूरोप में उसका शासन था।
ठीक है। तो यही इन चीज़ों की सावधानी बरतनी पड़ती है। अब जो चीज़ भौतिक उपस्थिति जहाँ से हुई है, जैसे कि रोमन साम्राज्य की जो वस्तुएं हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, अभी पुदुचेरी है, पांडिचेरी, यहाँ से प्राप्त हुई है वस्तुएं। साथ ही जो हमारी पांडिचेरी की जो सिक्के थे, यहाँ की जो वस्तुएं थी, वो रोमन साम्राज्य से मिली है। तो हमें इससे पता चलता है कि ये दोनों जो देश थे इनके बीच से व्यापारिक आदान प्रदान हुआ करता था। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सिक्कों से ही पता चलती है। साथ में मन के इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, मुहरे भी आती हैं, या फिर उस समय गहने जो बने होते थे बहुत सारे रत्नों के, तो ये सब भी इस समय आते हैं। टेराकोटा वस्तुएं में क्या आती है, टेराकोटा वस्तुएं में आती हैं जो उस समय खाने पीने के लिए जो बनाए जाते थे, बर्तन यूज किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ जिसे कहते हैं। तो ये सब इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के टेराकोटा वस्तुएं के अंतर्गत। ठीक है। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि अभिलेखों का इतिहास निर्माण में क्या योगदान है। ठीक है। फिर सिक्कों का क्या निर्माण योगदान है, साथ ही देखेंगे कि उसके बाधाएं क्या हैं, उसे इतिहास निर्माण का जो सहायक है उसे मानने में क्या कठिनाइयां हैं, ये सब में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभिलेख, ये अभिलेख कहाँ कहाँ पर उत्कीर्ण किए गए थे, तो ये पाषाण यानी कि पत्थर पर, शिलाओं पर, स्तंभ, ताम्रपत्र में, दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए जो पाठन है इसे ही अभिलेख कहा जाता है। ये आमतौर पर आदेशों को प्रसार करने के लिए जाता था। देखिए, अब आदेशों का प्रसार, अब ये इसका उद्देश्य बता रहा है, अभिलेखों का उद्देश्य। उस समय जो अभिलेख लिखे जाते थे, कोई भी अभिलेख, ये क्यों लिखे जाते थे, तो कई बार राधे जो उस समय के शासक होते थे, वे अपने आदेश को पूरे देश में प्रचार करने के लिए इस तरह के स्तंभ, अभिलेख जो थे लगा दिए जाते थे देश के अलग अलग हिस्सों पर। ठीक है। अब आजकल की तरह मीडिया तो था नहीं, न्यूज़पेपर तो था नहीं कि जनता को यदि संबोधित करना है तो फिर हमें मीडिया में छपा दो। तो यही एक माध्यम था, अभिलेख ही, जिसके माध्यम से हम जो उस समय के जो शासक थे अपने जनता से रूबरू हो पाते थे। ठीक है। तो ये अभिलेख हमें उस शासक के उद्देश्य के बारे में भी बताता है कि ये यहाँ पर क्यों लगाया गया था। जैसे कि सम्राट अशोक ने कई बार अपने धर्म के प्रचार के लिए कलिंग के युद्ध के बारे में जो वर्णन किया है, उसके बारे में कहा जाता है कि अशोक का जो इतिहास है वो केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया था, क्योंकि बहुत सारी जानकारी उसके अभिलेखों से ही प्राप्त हो गई थी। तो अभिलेख इतिहास निर्माण में बहुत योगदान होता है अभिलेख का। ठीक है। साथ ही अभिलेख से ये भी पता चल पाता है कि ये किन भाषाओं में, उस समय की जो भाषा थी, जैसे कि सम्राट अशोक के काल की क्या भाषाएं थी, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुषाण काल में, सातवाहन काल में कौन कौन सी भाषाएं थी। तो ये अभिलेख हमें उस समय की भाषाओं के बारे में भी बता पाता है, उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी बता पाता है। अभी हमने बताया कि जो रुक्मिणीदेही का स्तंभ लेख था, उस समय की वित्त या भू राजस्व प्रणाली के बारे में भी बताया है। ठीक है। साथ ही जो उसके धर्म संदेश थे, जब धर्म का प्रचार किया था सम्राट अशोक ने, तो ये आर्थिक स्थिति के में भी बड़ी बात बता सकता है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ये उसके विजय अभियान के बारे में भी बताता है। तो अभिलेख की विषय बहुत बहुत कुछ हो सकता है, तो ये इतिहास निर्माण में सहायक हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक सीमाएं हैं। सीमा क्या है, सभी अभिलेखों को हम इतिहास का स्रोत नहीं मान सकते। हमने अभी बताया था कि जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रशंसा होता है, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी। तो प्रशंसा में जो लिखी गई थी, उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी उसको। तो अब उसने जो प्रशंसा में लिखी थी, तो ऑब्वियस है कि राजा ने कहा होगा और फिर उसके कवि ने उसे लिखा होगा, तो ये बातें पक्षपातपूर्ण रही होगी। तो इन बातों को कैसे फिर इतिहास निर्माण में यूज किया जाए, तो इतिहास लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उन्हीं चीज़ों को किसी दूसरे स्रोत से मिला के देखना होगा। यदि दोनों बातें मिल जा रही है तब तो फिर अभिलेख में कही गई बातें ठीक है, और यदि नहीं मिल पा रही है तो फिर कहीं ना कहीं अविश्वसनीय है, वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर हम उन चीज़ों को, या फिर इतिहासकार उन चीज़ों को नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि अभिलेख का क्या महत्व है, साथ ही हमने इसे इतिहास मानने में क्या कठिनाई आ रही है, यह भी हमने देखा। हमारा जो अगला टॉपिक है, प्राचीन सिक्के। हम देखेंगे कि ये एक कोई सिक्का इतिहास के निर्माण में कैसे सहायक हो सकता है। ठीक है। तो हम पहली बात तो ये है कि जैसे कि सिक्के, सबसे पहले तो ये हमें ये बताता है कि सिक्के किस धातु के बने हुए हैं। तो उस समय ये बताता है कि सिक्के की उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी। सिक्के उस समय, जैसे कि यदि सोना के बने हुए हैं, तो सोने की सबसे पहले कब आए थे, कुषाण काल में। ठीक है। तो इसका मतलब है
दूसरी बात ये भी थी कि सोने की जो सिक्के थे, ये शुद्धतम सोने के सिक्के थे। कुषाणों ने जो सिक्के जारी किए थे वो बहुत ही शुद्ध सोने के थे, प्योर गोल्ड के सिक्के थे। तो इसका मतलब ये है कि कुषाण शासक का व्यापार जो था वो रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण था, इसके कारण इसे पर्याप्त मात्रा में सोना प्राप्त हो रहा था, इसलिए इसके जो काल था, इस काल में बहुत ज़्यादा सोना था, इसलिए सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे और शुद्ध सिक्के थे। बाद में जो गुप्त आए, गुप्त के जो उत्तरोत्तर गुप्त थे, मतलब जो समुद्रगुप्त के बाद के काल के जो शासक हुए थे, उसके जो सिक्के थे उसमें सोने की मात्रा कम होती गई थी। तो ये इस बात का संकेत है कि उस समय गुप्त की जो व्यापार व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, कमजोर होती जा रही थी, इसलिए उसने सिक्के में से सोने की मात्रा कम कर दी थी। ठीक है, तो सिक्के क्या होती है, कई बार हमें उनकी आर्थिक स्थिति, शासकों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताने लगता है। दूसरा, ये सिक्के उस समय की जो, जैसे कि कुषाण थे, हिंद जवन शासक थे, उस समय सिक्कों पर भी लिखा करते थे, जैसे कि सक्षमबद्ध। फिर कुषाण के कई सिक्कों पर उसके कुषाण के नाम भी हैं। तो सिक्के से हमें यह भी पता चल पाता है कि इस समय के किस काल में के ये सिक्के हैं। दूसरा, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी बता पाता है। ठीक है, तो सिक्के हमें बहुत, ये दो महत्व हैं। तीसरा महत्व यह है कि यदि सिक्के किसी साम्राज्य से, जैसे कि अब यदि हमें इंडिया की सिक्के यदि रोमन साम्राज्य से मिल रही है, तो यदि और बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि भारत का व्यापार कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य से होता था। ठीक है, तो सिक्के इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, देश के यदि आंतरिक भागों में, जैसे कि कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में यदि मौर्य साम्राज्य के सिक्के पाए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, दायरा था, वो वहां तक था। इसका मतलब ये हुआ। तो एक सिक्के बहुत कुछ बता सकता है। ठीक है, तो हमने देखा साथ ही कई बार जो सिक्के होते हैं, उस अपने जो राजा थे उस समय के, अपने सिक्के पर देवी देवताओं के चित्र भी, उस समय के जो धर्म थे उस समय के बारे में भी देवी देवताओं के चित्र भी लिखा करते थे, छपवा दिया करते थे। तो हमें क्या होता था, इस एक सिक्के से उस समय की तत्कालिक धर्म, जो धार्मिक स्थिति, इसके बारे में भी पता चल पाता था। जैसे कि अब समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे, उससे उसमें बीना बजाते हुए उसे दिखाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था, बीना वादन में निपुण था। ठीक है, तो हमें इन चीजों से ये जानकारी प्राप्त हो पाती है। अब सिक्के को भी सिक्के को इतिहास का जो निर्धारक तत्व मानने में भी एक बाधा है। अब क्या बाधा है कि अब सिक्के यदि किसी दूसरे, जैसे कि अब कोई सिक्के हमें म्यांमार से मिला, या फिर किसी दूसरे देश के, दक्षिण पूर्वी एशिया से मिला, या चाइना या जापान से मिला, तो अब उसका क्या मीनिंग, तो ये सिक्के लूट के ले गए हुए सिक्के होते हैं। अब इतिहासकार बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें क्या, इसके क्या अर्थ निकालना चाहिए, ये सिक्के लूटे हुए सिक्के हैं, या फिर इसकी सच में इसकी साम्राज्य की सीमा वहां तक गई थी। ठीक है, दूसरी बात, चूंकि सिक्के धातु के होते हैं और जो भारत की जलवायु है ये मानसूनी टाइप की है, तो देश के लगभग हर जो भाग हैं वहाँ पर बारिश होती रहती है, तो ये सिक्के कहीं ना कहीं जंग के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि किसी साम्राज्य की सीमा जहाँ तक रही भी हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि साम्राज्य के जो सारे सिक्के हैं वहां तक मिल ही जाए। तो ये सब सावधानी बरतनी है इसमें। दूसरी, स्मारक और भवनें भी भारत के इतिहास के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। अभी हमने बताया आपको कि जो हमारे जो मौर्य काल के जो कुम्हार के जो वो हैं भवन है, ये जो लकड़ी के निर्मित भवन है। ठीक है, तो ये हमें उस समय की भवन निर्माण की, एक तो वास्तुकला के बारे में बताता है उस समय की, दूसरी उस समय की आर्थिक स्थिति के बताता है कि राजा कितना सशक्त हुआ करते थे। ठीक है, उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में भी बता पाता है। अब ये भवन में कुछ मंदिर भी तो हैं। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा की जो अवशेष है यूनिवर्सिटी के, कंबोडिया या फिर अंकोट वाट के मंदिर, या फिर भारत के भी विभिन्न हिस्सों में जो मंदिर मिले हैं, इससे भी हमें स्मारक और इसी भवनों से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति, यदि मंदिर कोई भव्य है, जैसे कि हमें एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का लिया जाए, तो इससे हमें पता चलता है कि इसके शासक जो बनाने वाले थे वो कितने आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहे होंगे। ठीक है, तो एक स्मारक हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है चित्रकला और मूर्तियां। चित्रकला और मूर्तियां भी इतिहास के निर्माण में सहायक हो सकती है। अब कैसे सहायक हो सकती है, अब देखिए, अब चित्रकला है, जैसे अजंता और एलोरा में जो चित्र बनाए गए हैं, तो चित्र में अब कई बार जैसे कि महिलाओं को दिखाया गया है कि केस
जो केश की सज्जा है उससे हमें पता चल पाता है कि उस समय की जो महिलाएं थी वो श्रृंगार करती थी, उसके उस समय के ओढ़ावे पहनावे कैसे थे, उस समय की सामाजिक रहन सहन कैसी थी। तो हमें चित्रकला से बहुत कुछ समझ आता है, उसकी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसकी पता चल पाता है चित्रकलाओं से। चित्रकला बहुत कुछ बता पाता है, साथ ही ये भी बता पाता है कि उस समय की विज्ञान प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत थी। चित्रकला की जो बनाने की चित्र बनाने की जो तकनीक थी वो कितनी उन्नत थी। जैसे कि अजंता और एलोरा के चित्र जो हैं पाँचवीं चौथी से पाँचवीं शताब्दी में बनाई गई थी, पाँचवीं शताब्दी में बनाई गई थी, और ये आज 1900 साल हो बीत चुके हैं। 1900 सालों के बाद वो चित्र जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चित्रकला की जो उन्नत तकनीक है, आज भी हम यदि चित्र बनाए तो इतने दिनों तक रखने के लिए उसे बहुत सारे सजो सबो कर रखना होगा। फिर भी पता ना वो कितने दिनों तक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा ये सोचिए कि 1900 वर्षों से अजंता की जो चित्र हैं वो वैसे ही की पड़ी हुई है। तो उस समय की चित्रकला की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। दूसरा, अब यदि हम भीमबेटका की बात करें तो देखिए उनके 40-50 हजार वर्ष हो गए हैं। अब उस समय की चित्र के बारे में यदि सोचे तो उस समय के बारे में अब वो चित्र कैसे बनाए होंगे, उनकी तकनीक के बारे में पता चलता है। जो मध्यकालीन जो मध्य पाषाण काल के हैं उस समय के वो चित्र है भीमबेटका के। अब उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है कि उस समय के समाज क्या करते थे, शिकार कैसे करते थे, महिलाओं का क्या काम था, पुरुषों का काम था, शिकार करते थे तो किन किन जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। तो चित्रकला यही सब बताता है। दूसरी थी मूर्तियां, ठीक है। मूर्ति हमने देखा था कि कुछ मिट्टियों की मूर्ति बनाए गए थे, कुछ कांसे के मूर्ति बनाए गए थे, सोने चांदी के भी मूर्ति बनाए गए थे। हमने हड़प्पा काल की यदि मूर्ति की बात करें तो हड़प्पा काल में जो मूर्ति बनाई गई थी वो कांसे की मूर्ति, आपको याद होगा, एक नर्तकी की मूर्ति थी। तो इससे आधार पर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए, चूंकि वहां पर बहुत सारे मूर्ति थे जो स्त्रियों के थे, तो इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि हड़प्पा मातृ शतात्मक सभ्यता थी। दूसरा, उस समय जो एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसकी जो दाढ़ी में जो केश विन्यास किया गया है उससे लगता है कि उस समय भी बाल आज की तरह सेटिंग करने की, जो बालों की सेटिंग, दाढ़ी की जो सेटिंग करने की जो सुविधा है आजकल जो देखे जाते हैं समाज में, वो उस समय भी मौजूद थी। तो एक मूर्ति बहुत कुछ बता सकती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है कि उस समय के समाज कैसे रहे होंगे, क्या वे आभूषण पहनते थे, वो कपड़े पहनते थे, यदि पहनते थे तो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, महिलाएं किस प्रकार के कपड़े पहनती थी। ये हमें चित्रकला और मूर्ति कला से ज्ञात हो जाता है। तो इतिहास निर्माण में ये चीज़ें सहायक हो सकती है। दूसरा है हमें साहित्यिक स्रोत। हमने साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में हमने देखा था, उसे डिवाइड करके देखा था कि धार्मिक साहित्य में एक होते हैं ब्राह्मण साहित्य और दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। गैर ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखा था। ब्राह्मण में तो हो गए वेद, हो गए वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, पुराण, तो ये इनके रामायण महाभारत ये सभी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। गैर ब्राह्मण में आते हैं बुद्ध की, जो भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो, और जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब इन साहित्य से हमें तो साहित्य तो लिखित जानकारी है, इससे बहुत कुछ जानकारी, ये तो समाज का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर देता है। वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, लोगों की जीवन शैली हो, अर्थव्यवस्था हो, ये सब कुछ बता देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। साथ ही इसमें सावधानी रखनी भी जरूरी होती है। हमने बताया जैसे कि अब वेद है, अब वेद में सभी लिखी गई बातें अब सत्य मान लिए चला जाए तो फिर समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि इसमें चमत्कारिक बहुत ही सारी चमत्कार की बातें कही गई है। तो इन सभी चीज़ों को इतिहास के निर्माण में योगदान मान लेना जरूरी नहीं है, ये अविश्वसनीय है। तो इसे इतिहास निर्माण करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इन बातों को जैसे के तैसे इतिहास में लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब हम वेद की बात करते हैं तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी जानकारी देना शुरू कर दी है। जैसे कि अब ऋग्वेद है तो इसमें देवताओं की स्तुतियाँ लिखी गई है। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कितने सूत्र हैं, 1028 श्लोक हैं। फिर ऋग्वेद के जो अध्येता है वो होते ही ऋषि कहलाते हैं। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट होते हैं जो याद रखना जरूरी होता है, खासकर प्रीलिम्स की दृष्टि से आप थोड़ा बहुत इसको ये रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अब जैसे कि इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा मंत्रों का उच्चार दिया गया है। अब इसमें 2 से 7 मंडल जो हैं, इसके सबसे प्राचीनतम मंडल हैं
सबसे प्राचीन मंडल हैं, तो इसके कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा। ऐसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम तथा अन्य धार्मिक विधि विधान दिए गए हैं। साथ ही यदि और फैक्ट देखें तो अब इसमें यजुर्वेद जो है एक ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही सामवेद है, इसमें यज्ञ के मंत्रों इसमें यज्ञ के मंत्रों के साथ साथ ये संगीत का जो है प्राचीनतम स्रोत है, यहीं से संगीत की उत्पत्ति हुई थी, सामवेद से ही, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा है अथर्ववेद, इसमें धर्म, औषधि, रोग, जादू टोना, ताबीज, इस सब के बारे में दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके जो अध्येता हैं यानी कि पढ़ने वाले, जो पढ़ाने वाले थे, इन्हें पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के होत्री ऋषि कहलाते हैं, ऐसे ही वेद की भाषा बहुत ही जटिल थी, तो इसी को, वेदों की भाषा को, वेद पढ़ने में आसान हो, इसी को पढ़ने के लिए, आसानी के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। ये वेदों के ही अंग हैं, कुल 6 वेदांग हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको याद रखना जरूरी नहीं है। उपनिषद, ये उपनिषद का मतलब होता है उप गुरु जी के समीप बैठ के शिक्षा अध्ययन करना। ये दार्शनिक दर्शन की किताब है, ये ग्रंथों का अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ईश्वर और आत्मा के स्वभाव के विषय में विस्तृत बातचीत की गई है। ये उत्तर वैदिक काल में लिखी गई ग्रंथ है, उत्तर वैदिक काल में लिखी गई ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषद ये कुल 108 है। ठीक है, 108 है। इसी में कुछ उपनिषद हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने जैसे मुंडक उपनिषद है, तो इसमें जो है सत्यमेव जैसे बातें, सत्यमेव जयते की बातें लिखी गई है। सत्यमेव जयते जो शब्द है हमें मुंडक उपनिषद से प्राप्त होती है, तो इन चीज़ों को याद रखना होगा कि उपनिषद, कुछ उपनिषद है 108 में से कुछ उपनिषद हैं जो ऐसे ही हमें यहाँ से प्राप्त होती है। कुछ एक उपनिषद है जिसमें यज्ञ की तुलना 49 से की गई है, तो हमें यह भी याद रखना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कहा जाता है कि कोई टूटी नाव समंदर पार नहीं करा सकता है, ऐसे ही यज्ञ में आहुति देने से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उपनिषद जो है वो वेदों के आलोचक थे। वेदों के जो वेद काल था उसमें बहुत सारे मंत्रोच्चार पर जोर दिया गया था, यज्ञ, बलि, हवन, इस सब पर जोर दिया जा रहा था, तो उसके विरोध में उपनिषद लिखी गई थी, और उपनिषद में इस तरह की बातें की गई हैं। ठीक है, दर्शन की बातें हैं। इसके बाद रामायण काल आया था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि 6000 श्लोक थे, अब 24,000 हो गए हैं। इसे कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसके अलग अलग कांड है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कृषि गंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड कांड। इसमें कुछ और बातें आप जोड़ के उसे याद रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि इसका तमिल अनुवाद जो है किसने किया था। रामायण का तमिल अनुवाद महर्षि कंबन ने किया था, तो आपको ये याद रखनी है, रामायण का तमिल अनुवाद किसने किया था, कंबन ने किया था, और ये रामचरित के नाम से किया था। इसका नाम था रामचरित, ये एक तमिल अनुवाद था। फिर बाद में देखा आपने तुलसीदास भी लिखे, तुलसीदास जी ने भी इसी रामायण को लिखा था। इसका बंगला अनुवाद जो है, इसका बंगला अनुवाद कीर्तिवास ने किया था, कीर्तिवास ने किया था। रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया था, कीर्तिवास ने, और तमिल अनुवाद किसने किया था, कंबन ने, रामचरित के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखनी है रामायण। हमारी अगली जो ग्रंथ है वो है महाभारत। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे 18 भाग या पर्व में बांटा गया है, जिसमें सभी पर्व के नाम दिए गए हैं। ये इतने याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि 18 पर्व में से अब याद रखना है कि भीष्म पर्व जो है इम्पोर्टेंट है, और इसी भीष्म पर्व में गीता की बातें कही गई है, यानी कि गीता जो है भीष्म पर्व की, गीता जो है भगवत गीता वो भीष्म पर्व का हिस्सा है, गीता कांड, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो ये गीता है और ये भीष्म पर्व की बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इतना तो ये लोगों को याद नहीं रहेगा। दूसरा है कि इसके भी अनुवाद हुए थे। ठीक है, इसका जो तमिल अनुवाद था, इसे पेरुंदनर नामक तमिल कवि ने इसे किया था महाभारत का, और इसका नाम रखा था भारत। ठीक है,
ऐसे इसका फारसी अनुवाद जो है, फारसी भाषा में अनुवाद किया था इसके बदायूनी ने किया था, और इसका नाम रखा था रजनामा, रजनामा या रमजानामा। ठीक है। इसका बंगला अनुवाद किसने किया था? बंगाल की एक शासक थे, उसका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह, इसके शासनकाल में इसका बंगला अनुवाद हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी फैक्ट। ये महाग्रंथ हैं और इनका अनुवाद किसने किया था, ये फैक्ट पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। ऐसे ही पुराण है। पुराण में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों और राजाओं का वर्णन किया गया है। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये मत्स्य है, मत्स्य ऐसे आप लिख सकते हैं। वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन शासक के राजवंश की वंशावली दी गई है। विष्णु पुराण में गुप्त वंशों की राजवंशावली है। किसकी है? गुप्त साम्राज्य की, गुप्त वंश की। ठीक है। तो ये चीजें, इसलिए पुराणों का भी आप याद रख सकते हैं, पुराणों को भी। ठीक है। आगे आता है बौद्ध धर्म का साहित्य। बौद्ध साहित्य में यदि आप देखें तो इसमें बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। ये कौन सी ग्रंथ है? जातक कथा है। जातक कथा बौद्ध साहित्य है, जिसमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की, बौद्ध महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों के 500, कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध से पहले 500 जन्म से गुजर के आए थे महात्मा बुद्ध, तो ये कहानी जातक में लिखी गई है। ठीक है। दूसरा ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक स्वयं एक किताब न होकर के किताबों का समूह है। इसमें 3 किताब आते हैं। एक आता है विनय पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। ठीक है। ये 3 किताब को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। ये सबसे पुराना बौद्ध साहित्य है और सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आपको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। ये विनय जो है, इसमें बौद्ध धर्म के नियम के इस बारे में लिखा गया है, बौद्ध जो संघ है उसके नियम है। ऐसे ही अभिधम पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के आदर्शों को दिया गया है। ऐसे ही सूत पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश है, उपदेशों का वर्णन किया गया है। इन्हीं तीनों को मिला करके त्रिपिटक का नाम दिया गया है। ठीक है। ये प्राचीनतम ग्रंथ है बुद्ध की, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही जैन धर्म है। तो जैन धर्म, जैन साहित्य है, महावीर द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन है जैन ग्रंथों में। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य, अब ये 12 अंग हैं, इसके 12 उपांग हैं, प्रकीर्ण, और 6 चतुर्वेद है। जैसे ये त्रिपिटक था, तो ऐसे ही ये अंग हैं, यानी कि ये किताब स्वयं न होकर के किताबों के समूह है। यानी कि अंग किताब का नाम नहीं है, इसके समूह है। इसमें 12 किताब लिखी गई है। उपांग में भी 12 हैं, ये 6 प्रकीर्ण है और 6 शूद्र हैं। ठीक है। तो किताबों के समूह है। इसमें जैसे कि जातक कथा था महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की, तो ऐसे ही जैन ग्रंथ में है एक आगम साहित्य, जिसमें महावीर के पिछले जन्म की कहानी, उससे पूर्व जन्मों की कहानी के बारे में दिया गया है। तो आगम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें महावीर के जो पूर्व जन्म है इनकी कहानियों का वर्णन किया गया है। धार्मिक साहित्य के बाद बात बारी आती है लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में क्या सब आता है? ऐसे में ऐतिहासिक पुस्तकें आती है, जैसे कि कश्मीर के जो राजतरंगिणी है, ऐसी जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है। जीवनी का मतलब जो मध्यकाल में जो इतिहास का जो हमारे शासक हुए थे, जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखा था, मतलब अपने खुद के बारे में लिखता है, तो ऐसी ग्रंथ जीवनी कहलाती है। वृत्तांत मतलब कोई इतिहासकार जो यात्रा वृत्तांत लिखता है, जैसे कि अब हमें जो चाइना से आया था, कौन आया था? ह्वेन सांग आया था। उसके बाद तो ये देख सकते हैं ह्वेन सांग। तो ये सब जो यात्रा करके पूरे भारत में भ्रमण करके जो अपनी ग्रंथ में जो अपने अनुभव लिखे थे, इसी को वृत्तांत कहा जाता है। ठीक है। तो ये सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है।
पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, ये व्याकरण की ग्रंथ है, व्याकरण की ग्रंथ है। अब देखो, अब आपको याद रखना है कि पहले बात तो ये रखना है कि जो ग्रंथ हैं उनके रचयिता कौन है, दूसरे ये ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत ही पूछा पूछा जाता है, कई बार आपको मिलान करने के पूछा जाता है कि अब अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, लेकिन ये किस की पुस्तक है, ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस क्या है, विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, ये मौर्य काल की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देती है। कथा सरित सागर सोमदेव की, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। शिवेंद्र की बृहत कथा मंजरी है। ठीक है, अब लौकिक साहित्य को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा विदेशियों के विवरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आगे दिया गया है तो हम आगे भी देख सकते हैं। विदेशी स्रोत में भी विदेशी जो स्रोत थे, अब प्राचीन काल से लेकर के बाद तक बहुत सारे आए थे, जैसे कि यात्री आए थे, जैसे कि हमें पहले यूनानी आया था जो सिकंदर के साथ ही भारत में आगमन में आया था। उसके बाद रोमन आया था, रोमन यात्री आया था। उसके बाद चीन के रहने वाले आए थे, चीनी यात्री सब। और उसके बाद आया था अरबी लेखक सब। ठीक है, तो हमें डायमेंशन बढ़ा बढ़ा के हमें लिखनी होगी। यूनानी लेखकों में पहले हेरोडोटस का नाम आता है, उसके बाद मेगास्थनीज का नाम आता है, फिर डायमेकस का नाम आता है। ठीक है, हेरोडोटस कौन था, एक यूनानी लेखक था और इतिहासकार था। इसे इतिहास के पिता के रूप में भी कहा जाता है। इतिहास के पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार इतिहास का जो व्यवस्थित रूप है, जैसे कि आज के ज़माने में इतिहास लिखा जाता है, जैसे कि घटनाओं का क्रमबद्ध जो विवरण होता है, वो इसी की किताब से मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारत और फारस के बीच में व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी जो पुस्तक है इनकी इंडिका, इसमें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरे यूनानी लेखक थे। ये डायमेकस, ये सीरियन नरेकस, जो सीरियन के जो राजा थे अंतियोकस, उसका राजदूत था और जो मौर्य साम्राज्य के शासक बिंदुसार थे उसके दरबार में आया था। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये इसने बिंदुसार के या मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के बारे में जानकारी दी होगी। ऐसे ही रोमन इतिहासकार थे, तो अब रोमन के इतिहासकार के बारे में प्लिनी का नाम आता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए प्लिनी ने भी अपनी नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। अब इसमें क्या किया था, उसने भारत के जो पशु, पेड़ पौधे हैं, खनिज हैं इत्यादि सब का वर्णन किया है। साथ ही प्लिनी ने एक महत्वपूर्ण चीज़ें और छोड़ रखी है, ये भारत और रोम साम्राज्य के जो बीच में जो व्यापार चलता था उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, प्लिनी ने, तो इसलिए ये इनकी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब चीनी लेखकों की बात करें तो चीनी लेखी में दो लेखक आ जाते हैं, एक तो फाहियान है और दूसरा वेनसांग है। फाहियान ये प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चौथी पांचवी शताब्दी या फिर कहे कि पांचवी शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आया था। ठीक है, और कई सालों तक भारत में रहे थे। फिर अपने पुस्तक में उसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 7वीं सदी के आसपास। ठीक है, कई सालों तक भारत में रहा था, पूरे भारत में भ्रमण किया, नालंदा गया था, वहाँ के जो विश्वविद्यालय थे नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर अध्ययन किया था। और फिर जाते समय इसे लूट भी लिया गया था। तो ये बातें भी उसने अपने विवरण में लिखा गया है, अपने विवरण में लिखा है। तो ये चीज़ हमें इतिहास निर्माण में सहायक होती है। इसी से तो हम जान पाए कि उस समय भारत के राजमार्ग सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि इसे कई बार लूटा गया था। तो ये चीज़ें इतिहास के निर्माण में हमें सहायक होती है। इत्सिंग भी था जो चीनी यात्री था, इन्होंने भी विदेश बिहार का भ्रमण किया था। ठीक है, और इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। ये वेनसांग के तुरंत जाने के बाद आया था, तो इसका मतलब ये भी 7वीं सदी में ही आया था। ठीक है, इसके बाद अरबी लेखक भी आते हैं। अरबी कुछ भी थे, जैसे कि सुलेमान आए थे। ठीक है, अलबेलादूरी था, तो और भी इतिहासकार हैं, लेकिन ये सभी मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हैं। अभी हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले सत्र में फिर से एक नए चैप्टर की ओर
चैप्टर को लेकर के आएंगे और हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद बच्चों।